बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंडिया ने किया है जी, जो क्लस्टर एमुनीशन इस्तेमाल किया है इंडिया ने, लगता यह है कि इंडिया की मत मारी गई है और ख़ास तौर पे मोदी सरकार का तो दिमाग ही फिर गया है। दिमाग फिरने की भी वजूहात है, ठीक है, एक वजह नहीं है, वजूहात है। पुलवामा आपके सामने, पुलवामा में जो उसको मुंह की खानी पड़ी इंडिया को, जो उसको एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ी इंडिया को, वो इंडिया के सामने, और मोदी आज तक वो भूला नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, जिस तरीके से आइसोलेट होता जा रहा है, मैं आइसोलेशन का लफ्ज यूज कर रहा हूं, आइसोलेट होता जा रहा है इंडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो उसको हजम नहीं हो रहा, ठीक है जी। इसलिए उसने क्लस्टर एमुनीशन जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंकने शुरू कर दी, ठीक है। वो चाहता ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे 25-30 किलोमीटर की आबादी है वो भाग जाए। अब क्लस्टर बॉम्ब होता क्या है जी, वो भी जरा समझ लें। क्लस्टर बॉम्ब ये नहीं होता है जिस तरह बम फेंका जाता है और फट जाता है, ऐसे नहीं होता। क्लस्टर बॉम्ब में ये होता है कि क्लस्टर बॉम्ब के अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हैं, वो खिलौनों की शक्ल में भी निकल सकती है, किसी और शेप में भी निकल सकती हैं। तो जब वो 2-3 किस्म के, उनको आई वुड से सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहा हूँ, 2-3 तरीक़ों से वो इग्नेट होती है, फटती है। लेट मी पुट इट दिस वे। खिलौने हो सकते हैं, तो बच्चे खुदा न खास्ता जाते हैं तो देखते हैं जी खिलौने शुने पड़े हुए हैं, तो खिलौना जनाब वो जब छूते हैं उसको, जब पकड़ते हैं उसको, तो वो फट जाता है। अब ये जो क्लस्टर बॉम्ब जो है, ये सिविल आबादी में नहीं फेंका जा सकता, ये जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अब ये सिर्फ ये कह देना कि जी जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है और ये क्लस्टर बॉम्ब जनाब सिविल आबादी में नहीं फेंका जा सकता, जो कि इंडिया ने फेंका, ठीक है, वो नहीं फेंका जा सकता, ये काफ़ी नहीं है। हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं जी, डिप्लोमेसी जो है हमें उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्टिवेट है लेकिन थोड़ा सा और उसको थ्रॉटल देने की ज़रूरत है, और आई वुड से कि फुल थ्रॉटल देने की ज़रूरत है। नंबर 2, इंडिया जो है उसको ये ज़ुबान समझ नहीं आती है। ये जो हमारी ज़ुबान है ना, जो हम उसको हम थोड़ा सा डिफेंसिव पे चले जाते हैं कि जी हम अपनी, हमारे अंदर कोई अगर खिलाफ वर्जी करेगा हमारे हदूद की, हमारी टेरिटरी की, तो हम फिर उसको सबक सिखाएंगे। ये ज़ुबान इंडिया को समझ नहीं आ रही है। हमें एग्रेसिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, मैं इस चीज़ में बहुत फर्म हूँ। हमें एग्रेसिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, नहीं तो 15 अगस्त को जो उनके आज़ादी का दिन है जी, उसमें वो कोई फैसले 2 बड़े करने जा सकता है इंडिया। वो 2 बड़े फैसले क्या हो सकते हैं? लद्दाख को जनाब, लद्दाख को और जम्मू को कोई ऐसा स्टेटस दे दे, जो ऑलरेडी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसको डिनाई किया हुआ है, लेकिन उसको कोई ऐसा स्टेटस दे दे कि जहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सो मकसद ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वहाँ पर जनाब बाहर से आके हिंदू या कोई और मज़हब के लोग वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ख़रीदना शुरू कर दें, और जनाब उसके बाद पता ये चले कि जो मुसलमान हैं उनकी तादाद श्रिंक हो गई है, कम हो गई है। और उसके बाद इंडिया कहे जी कि हुण आर्बिट्रेशन करा दो जी, फिर अमेरिका को बोले कि जी हुण आर्बिट्रेशन करा दो, तो हुण देख लो, या उधर आपने वहाँ पे वोटिंग करानी है या कोई और काम करना है तो वो करा लेगी। जब वहाँ पे मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी और बाहर से लोग आके प्रॉपर्टियाँ खरीदनी शुरू कर देंगे, चाहे लद्दाख हो चाहे जम्मू हो, जो भी है वहाँ पे, और ये 2 बड़े फैसले जनाब अगर कर ले इंडिया आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे कि मुझे लगता है कि वो कर सकता है अपनी आज़ादी के दिन, जो उसकी आज़ादी है 15 अगस्त को, तो वो उसमें वो कर सकता है, ये इस किस्म के फैसले हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो उसमें मुसलमान जो है वहाँ पे तादाद में कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो वहाँ पे उसके बाद जनाब अगर आप बैलेटिंग भी करवा लें, या जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जनाब आप किस तरफ जाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, वो अगर करा लें तो वो मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी। ये इंडिया का ये प्लान है, मैं आपको प्लान बता रहा हूँ उसका। अब इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? इसको काउंटर करने का एक तरीका, जैसे मैंने आपको बताया जनाब, कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, मजीद एक्टिवेट करना पड़ेगा और एग्रेसिव तरीके से चलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर दुनिया को ये पता चल जाए कि पाकिस्तान जो है वो
आखिरी हद तक जाएगा, यानी कि अल्टीमेट स्टेप भी ले जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो फिर जो है सारी दुनिया इसमें कूद पड़ेगी, जैसे कि होता है जब भी पता चलता है लोगों को, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि जनाब पाकिस्तान जो है अल्टीमेट स्टेप भी ले सकता है, तो उस वक्त दुनिया बीच में कूद पड़ती है कि नहीं जी, नहीं इंज ना करो जी, इस तरह हो जाएगा, इस तरह करते हैं, इंडिया को समझाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो फिर उनको समझ आएगी। सो हमें जनाब दोनों जो चीज़ें हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि डिप्लोमेसी है, उसको भी एग्रेसिव तरीके से चलाना पड़ेगा, और हमें लाइन ऑफ कंट्रोल हो या उसके बाद अल्टीमेट स्टेप्स लेने की जो बात हो, तो अल्टीमेट स्टेप्स भी जो हमने लेने हैं वो दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि हम अल्टीमेट स्टेप्स भी ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक जम्मू कश्मीर, व्हेन इट कम्स टू लाइक द कोर इशू, जो कोर इशू जो हमने सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए अगर हम अल्टीमेट स्टेप नहीं लेंगे या हम अल्टीमेट स्टेप लेने की बात नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक इंडिया को ये जुबान समझ नहीं आएगी, क्योंकि मोदी का जो है वो दिमाग खराब हो चुका है, वो बिल्कुल पागल हो चुका है, सठिया चुका है, और उसको समझाने का तरीका एक ही है। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। ये कहा जाए कि जी हम ऐसे कर लेंगे तो हम बात कर लेंगे तो हम प्रोटेस्ट कर लेंगे, नो, ऐसे काम नहीं बनेगा। मैं आज बात करना चाहूँगा जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे भी कि जनाब किस तरह आगे चलना हो, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तो लीड आप कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, आप इसको लेके कैसे आगे चलेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछ लेता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब बता देंगे कि हमने कैसे आगे चलना है जनाब। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा जनाब कि जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से भी पूछ लूँ, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब क्या कहते हैं, क्योंकि फिर जब मैं बात करूँगा सिक्योरिटी इशूज़ की या सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ की, तो वो उसमें हमें क्या मेरी बात से जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब इत्तफाक करेंगे, और जनरल खालिद नईम लोधी साहब भी से पूछूंगा क्या वो मेरी बात से इत्तफाक करते हैं कि हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग डिफेंसिव, क्या हमें एग्रेसिव तरीके से जाना चाहिए या नहीं, और क्या हम जाएं तो किस तरीके से जाएं, क्योंकि ऊँटते हद हो गई है। क्लस्टर बॉम्ब आप फेंक रहे हैं सिविल आबादियों पे, और वो भी पाकिस्तान के अंदर, वो भी इंडिया, दैट्स इनफ, इनफ इज़ इनफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, इंडिया ये एग्रेशन शो कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और इस किस्म के यहाँ पे यूज़ कर रहा है क्लस्टर बॉम्ब्स एंड टॉय बॉम्ब्स एंड ऑल द स्टफ, और क्या चाहता क्या है इंडिया जी? राणा साहब देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तो वो कुछ अरसे से करता चला आ रहा था, और मुसलसल जो सीज फायर की जो है वो वायलेशन हो रही थी, और हम इसको गाय बगाए उठा भी रहे थे जी। लेकिन जो नया आंसर बीच में आया है वो है इस्तेमाल जो उन्होंने करना शुरू कर दिया है क्लस्टर एम्यूनेशन का जी। ये बहुत खतरनाक चीज है और निहत्ते शहरियों पर, और ये क्लियर वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है जिनीवा कन्वेंशन की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी है। इसको मैंने जो अपनी तशवीश थी, आज से 2 रोज पहले मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक खत भी लिखा और उसमें अपनी तशवीश का इजहार भी किया, और मैंने उसमें तज़किरा किया कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ रही है, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हो रही है, सीज फायर की, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वहां पामाली हो रही है, इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जिस तरह आईनी तरामीम का तज़किरा हो रहा है और डेमोग्राफिक चेंज को तब्दील करने की बात की जा रही है, और अब नई जो इत्तलात आ रही हैं कि 28,000 नए फौजी मकबूजा कश्मीर में भेजे जा रहे हैं, इससे यकीनन हमें तशवीशनाक है, और आप अपना किरदार अदा कीजिए। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान से ये खत सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। एक मुतनाज़ा इलाका है और उसमें सूरत हाल बिगड़ रही है, और एक तरफ पाकिस्तान की पूरी तवज्जो मरकूज है मगरबी सरहद की तरफ, जहां अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी इस्लामाबाद में हमारी अच्छी नशस्तें एम्बेसडर में खलीलजाद के साथ हुई है, अभी वजीर आजम का बहुत अच्छा दौरा अमेरिका का हुआ है, और उन्होंने भी सालिसी की बात की है, अमन और इस्तेहकाम की बात की है, और अब इस असना अगर इस किस्म की वायलेशन और क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल शुरू हो जाए तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। तो इस पर मुझे लगता है कि वो बौखलाहट का शिकार है, और
कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तलाश में है, कोई ना कोई ड्रामा स्टेज करने की तलाश में है, जिससे वो पाकिस्तान पर उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि सफार डिप्लोमेटिकली वो अपने आप को खासा इस वक्त वो दिक्कत में महसूस कर रही है। आइसोलेशन की तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की, और अलबत्ता वो कोशिश करते रहे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, लेकिन उन्हें नाकामी हुई, और आपने देखा कि किस तरह उन्हें नाकामी हुई। लेकिन कम से कम ये दुनिया आज कह रही है कि दो चीजें, दुनिया आज ये कह रही है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दुनिया को तशवीश लाहक हो गई है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट कमिश्नर हो, चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स की कश्मीर कमेटी हो, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स की सब कमेटी हो, चाहे अब मुख्तलिफ वर्ल्ड कैपिटल्स हो। इसके साथ साथ जो अब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो अब आप देख रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला लिंचिंग के वाकयात हो रही हैं, लिंचिंग के, इस पर भी जब हम अमेरिका में थे तो इस पे तशवीश का इजहार किया गया यूएस कांग्रेस में कि देखिए वहां मुसलमान अकलियत में है, लेकिन करोड़ों की तादाद में है। जब उनका जीना दोभर कर देंगे और इस किस्म का तासुब का मुजाहरा किया जाएगा और बिल्कुल हिंदुत्व का फलसफा अपना लिया जाएगा, तो इस वो जो पुराना जो तशख़्ख़ुस था हिंदुस्तान का, जो पुराना जो उनका नजरिया था गया, तो उस पर अक्स हो रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है और उसके बड़े भयानक इस खत्ते पर असरात हो सकते हैं। So how should we move forward from this when they are using that cluster ammo? तो हम किस पेज पे जाएंगे? हमारा तो मूव फॉरवर्ड करने का तरीका बड़ा वाज़ेह है। हम पुरअमन लोग हैं, हम जाहिरियत के कभी हक पे नस्ते न है, लेकिन दिफा हमने कल भी किया था और आइंदा भी करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हमने डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करने का किया है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत किया है। आज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी P5 के जो दीगर ममालिक हैं उनके एनवॉयज को बुला रहे हैं दफ्तर खारजा यके बाद दीगर, हम उनको भी आगाह कर रहे हैं, अपनी तशवीश और सूरत हाल उनसे शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें उनसे शेयर कर रहे हैं जो हमें मौसूल हुई हैं क्लस्टर एमुनेशन के इस्तेमाल की, और हम डिप्लोमेटिक चैनल्स पर दुनिया को बावर करा रहे हैं कि उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त एक डिस्ट्रैक्शन पैदा की गई पर, जबकि अफगानिस्तान का अमल जो अमन का अमल है वो अपने क्रिटिकल फेज में दाखिल हो चुका है, इससे ना इंसानियत की खिदमत हो रही है, ना अफगानिस्तान की खिदमत हो रही है, ना खिदे की खिदमत हो रही है, ना हमारा शेयर्ड ऑब्जेक्टिव जो है जिस पर सदर ट्रंप ने हमने एग्री किया है उसकी खिदमत कर रहा है हिंदुस्तान, जो कि उनका दोस्त कहलाता है। अच्छा, एक चीज जरा समझा दीजिएगा, जब ट्रंप कह रहे हैं जनाब कि वो मीडिएशन का किरदार अदा कर सकते हैं, मीडिएटर बन सकते हैं हमारा कोर इशू सॉर्ट आउट करने के लिए, कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट करने के लिए, और अगर ये मीडिएशन का किरदार वो अदा कर सकते हैं, हम लोग भी चाहते हैं मीडिएशन हो जाए और ये कोर इशू सॉर्ट आउट हो जाए, तो देन इसको हम कैसे रोल कैसे करेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड? जी हम तो उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान ने तो अपनी आमादगी का इजहार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं भी अपना किरदार करने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये 70 साल से ये दोनों ममालिक उलझे हुए हैं और उन्हें इस उलझन से आजाद होना चाहिए ताकि खित्ता जो है वो तरक्की कर सके। अब इसमें हिंदुस्तान की आबादी भी चाहिए ना, अगर हिंदुस्तान आबादा नहीं होगा तो ये आगे बात कैसे बढ़ेगी? मैं समझता हूँ कि अमेरिका का भारत के साथ असर रसूख है, ताल्लुक है, वो उनको इस खित्ते का अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने इस पार्टनर को कायल करे भारतीय जराए से कि जो पॉलिसी वो अपनाए हुए हैं वो न खित्ते के मफाद में है, ना उनके शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को जो इस खित्ते के लिए उनके हैं उसमें वो सही बैठती है, तो उन्हें कायल करें कि वो अपने रवैये पर नजरसानी फरमाएं। ओके, सो मतलब अब उनको फिर वेट थ्रो करना पड़ेगा अमेरिका को इंडिया के ऊपर, जहां मतलब ट्रंप तो कहते हैं कि मुझे कहा गया था, मूडी ने कहा है कि मुझे राणा साहब एक नई सूरत हाल सामने आ रही है ना,
और सूरत हाल नई जो सामने आ रही है वो ये भी है कि पहले आज तक क्लस्टर एमुलेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ एलओसी पर। जी हाँ। अब ये नया जो एक नया आंसर अंदर आया है, इसमें तो शिद्दत में इजाफा होगा, अमवात में, शहादतों में इजाफा होगा। So it's going to be a situation in the days to come, because we cannot, like, हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एग्जॉस्ट तो करेंगे, जो डिप्लोमेसी है उसको हम उस पर वर्कआउट करेंगे, बट देन अगेन हम हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठ सकते। नहीं, हमने तो हाथ पे हाथ रखना तो मकसद नहीं है जी। जब इंसानी हकूक की तरह पामाली हो, इस तरह मासूम शहरी जो है वो लुकमा अजल हो रहे हों, पाकिस्तान कैसे खामोश रहेगा? मैं समझता हूँ इसके लिए हमें सोचना होगा। मैंने पिछले दिनों कश्मीर कमेटी का इजलास भी, उससे भी मैं मुखातिब था और मैंने उनसे भी गुजारिश की कि उन्हें भी अपना किरदार अदा करना होगा मौसर और फाल तरीके से। मैंने फॉरेन रिलेशंस कमेटी के इजलास में भी कहा कि जो दफ्तर खारजा है वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इस इशू पर पूरी कौम को, पूरी पार्लियामेंट को यकजबा होकर इस पर सोचना चाहिए। पूरी पार्लियामेंट को सोचना चाहिए और पूरी पार्लियामेंट को मेरी राय में ये जो हरकत की है, उन्होंने रेमुनेशन इस्तेमाल की, एक मुत्तफिका करारदाद के जरिए इसको कंडेम करना चाहिए। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक थी और वापस आता हूं और मैं बताऊंगा कि जनाब मूडी को कौन सी जुबान समझ आती है। जनाब खालिद नईम लोधी साहब, ये इंडिया तो बिल्कुल ही आपे तो बाहर हो गया है। ये मेरे ख्याल दी ते मूडी दी ते माती मारी गई है। तो ये क्लस्टर जो बॉम्ब है ये यूज़ करने शुरू कर दिए इसने। इससे क्या नुकसानात क्या होते हैं और सिविल आबादी में इसको फेंकने के इजाज़त तो है नहीं है। वाई इज़ इंडिया बीइंग सो एग्रेसिव और क्या वजूहात क्या है? ज़रा सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो कर दीजिए हमें। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं क्लस्टर बॉम्ब के मुतालिक बता दूं कि ये एक बड़ा बॉम्ब जो है वो कैरी करता है छोटे छोटे बॉम्बलेट्स को, जो मुख्तलिफ शक्ल के होते थे। बाज़ औक़ात उनकी शक्ल खिलौनों की तरह भी होती है कि ताकि कोई बच्चे या सिविलियन उसको कोई चीज, काम की चीज समझ के उठा ले। वो बिखर जाते हैं एक इलाके में, जहाँ बॉम्ब जाके गिरता है तो ये कई सौ गज तक क्लस्टर बॉम्ब बिखर जाते हैं। उसके बाद इनमें टाइम डिवाइसेस भी होती हैं कि ये फौरन फटते नहीं है। अच्छा। जैसे कि बॉम्ब गिरता है फौरन फट जाता है, ठीक। तो ये फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं। तो ये टाइम बाउंड भी हो सकते हैं कि एक घंटे के बाद फट गया, दूसरा 40 मिनट के बाद फट गया, 2 घंटे। तो जब लोग इकट्ठे होते हैं देखने के लिए कि ये क्या चीज है, उस वक्त ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। okay. और खासकर बच्चे और वो जो क्यूरियस लोग हैं जिन्होंने ये चीज देखी नहीं होती, या जब इनकी शक्ल कोई ऐसे खिलौने टाइप होती है तो फिर उसको हाथ लगाते हैं तो उस हिलने से फट जाते हैं। तो ये मना किया हुआ है जिनेवा कन्वेंशन में, क्योंकि इसमें सिविलियन कैजुअल्टीज होने का इम्कान ज्यादा होता है और फिर ये इसके अंदर छर्रे होते हैं जो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर ये टाइम बॉम्ब टाइप चीज होती है कि मुख्तलिफ औकात में ये फटते रहते हैं। तो ये जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो है इसकी ममानत है। और ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान, क्योंकि ये एक वेरीफाइबल चीज है। ये जब बम गिरता है तो वो फट जाता है, तो उसको आप बाद में अगर कहते रहे इधर बम गिरा था तो आप उसका गड़ा दिखा देते हैं या उसके टुकड़े दिखा देते हैं, वो इतना अच्छा सबूत नहीं होता। लेकिन इसकी तो आप तस्वीरें बनाकर और दिखा सकते हैं, इसको फटता हुआ दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक तो ये अपॉर्चुनिटी है कि इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाए, क्योंकि ये जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा वो ज्यादा अहम है कि ये हुआ क्या है भारत को। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप सब लोग इस बात पे बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपकी बातें भी सुनी है कि जब उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही है अफगानिस्तान में और उनकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल क्लोज हो रही है, अगले चंद महीने के बाद आपको वहां पर रॉ नजर नहीं आएगी, आपको वहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। ISL और ये जो दाइश है इनके साथ थोड़ी बहुत झड़पें होंगी, उसके बाद उनका भी कला कमा हो जाएगा। तो जितने जराए थे भारत के पास हमें तंग करने के वेस्टर्न बॉर्डर से, एक तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट खत्म हो रहे हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि जिस नहज पे पहुंच गई है ये आजादी की जो लहर है मकबूजा कश्मीर में, आप देखिए कि आज एक भी कश्मीरी लीडर, वो तमाम लीडर जो पहले कांग्रेस के साथ थे या बीजेपी के साथ थे, सारे मुनर्रफ हो गए। ठीक है।
और वो सब के सब कहते हैं कि कश्मीरियों से बात करें, पाकिस्तानियों से बात करें, इस मसले को हल करें, और पाकिस्तान का नाम वो बार बार ले रहे हैं कि उनके साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये हुआ कि उधर से ट्रम्प साहब ने कह दिया जी मैं आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हूं, बल्कि उसको दोहरा दिया, 2 दफा कह दिया, और चीन ने भी इसकी तारीफ करी। तो ओवरऑल वो गिर गया भारत, जिसको समझ नहीं आ रही। ये तो एक सिचुएशन है, लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो तेजी आई है, LOC के ऊपर गर्मी पैदा की गई है, पहले 1000 ट्रुप्स इंडक्ट हुए, फिर 25,000 और इंडक्ट हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि भारत कोई बड़ा ऐलान करने वाला है इसके मुतालिक, मकबूजा कश्मीर के मुतालिक। अब वो मैं अंदाजा तो नहीं लगा सकता कि वो क्या होगा, क्या वो 35A की एब्रोगेशन है या 370 के मुतालिक उन्होंने कोई ऐलान करना है या क्या करना है, लेकिन उसका जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड है उसको सप्रेस करने के लिए ऑलरेडी वो बहुत सारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री फौज अंदर ले आया है, और दूसरा LOC को गर्म कर रहा है ताकि ना तो उनका रिएक्शन जो हो उसको वो अब्जॉर्ब कर सके, और दूसरा ये है कि जो हमारी तरफ से सपोर्ट मिले डिप्लोमेटिक या इखलाकी, उसको भी हमारा मुंह बंद वो रखने की कोशिश कर रहा है। ये सारे मामले दो। और एक चीज मैं अपने लीडरशिप को बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका का बड़ा हलीफ इस इलाके में भारत है और पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का खुश होना बनता है कि अमेरिका के साथ हमारी कम्युनिकेशन खुल गई है, लेकिन किसी भी ट्रंप के बयान को या किसी भी अमेरिका के बयान को इस तनाजुर में देखना चाहिए कि वो लाजमी ऐसा बयान देगा या ऐसी कोई बात करेगा जो भारत के हक में जाए, आपके हक में ना जाए। तो मेरा ख्याल है वो जो आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं, हमें जरा एहतियात करनी चाहिए। हो सकता है कि जब भारत ये ऐलान कर दे और अब्जॉर्ब कर ले इनिशियल रिएक्शन, और उसके बाद वो आर्बिट्रेशन पर भी तैयार हो जाए, और वो आर्बिट्रेशन जो अगर अमेरिका करेगा तो साफ जाहिर है कि वो फिर उनके हक में ज्यादा जाएगी। हमें एक तो ये ख्याल करना चाहिए कि फरीक जो है कश्मीर की प्रॉब्लम के, वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं है, बहुत बड़ा फरीक उसमें कश्मीरी है। तो जब भी अमेरिका या कोई बात करता है आर्बिट्रेशन की, तो इट इज नॉट आर्बिट्रेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आर्बिट्रेशन होनी है कश्मीरियों के दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान और हिंदुस्तान के दरमियान। ये हमारा बयानिया बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अमेरिका कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ऐसा काम वो कर सकता है जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। अच्छा, एक चीज जरा समझा दीजिएगा जनरल साहब, ये आपने कहा जी कि भारत जो है कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकता है, जो आपने कोई आपने 2-3 रेफरेंसेस भी दिए। बड़ा ऐलान से क्या, बड़ा ऐलान क्या हो सकता है, मतलब आपकी नजर में? मैं ये नहीं पूछ रहा। हाँ जी, बेसिकली स्टेटस ऑफ कश्मीर के मुतालिक हो सकता है। जम्मू का रीजन है, लद्दाख का रीजन है, वैली का रीजन है, और वो कोई इसको हिंदुस्तान का पक्का हिस्सा बना सकता है। उसको जो स्पेशल स्टेटस है 370 का, उसके नीचे से निकाल सकता है। वो जम्मू को निकाल ले, लद्दाख को निकाल ले। 35A की जो खुसूसी कुछ चीजें हैं कि वहां पर बाकी लोग अपने प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं खरीद सकते, उसको एब्रोगेट कर सकता है। उस किस्म की चीजें कर सकता है जो कि खिलाफ जाएंगी ओवरऑल जो सिचुएशन है कश्मीर की, और जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है उसके खिलाफ जा सकती हैं। तो इस किस्म की जो बातें हो सकती हैं। दूसरा, मेरे अपने ख्याल में उनको वो जो चोट लगी थी फरवरी में पुलवामा के बाद, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो भूले होंगे। जो हमारा कुछ लोगों का ख्याल था कि जब ये दोबारा इलेक्ट होकर आएगा और फिर ये जो है ना इसका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ और कश्मीर के सिलसिले में हमसे बातचीत करेगा, ये मेरा ख्याल सब खाम ख्याली थी, और ऐसा होने का इम्कान नहीं है। वो जरूर एक भरपूर कोशिश करेगा ताकत के जरिए हल करने की। साफ ज़रा ताकत विद इन ब्रैकेट्स, ताकत वो एक जहां तक इस्तेमाल कर सकता है उसकी एक लिमिट है। अच्छा, उसको इस्तेमाल करेगा, और ताकत कश्मीर के अंदर इस्तेमाल करेगा, और ये जो मैंने कहा है लीगल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको इस्तेमाल करेगा, और एक भरपूर चेंज लेकर आएगा पूरी सिचुएशन में, और फिर अमेरिका को कहेगा आए जी साल्सी कर लो। अच्छा, सो मैं पहले एक सिचुएशन क्रिएट करेगा और फिर अमेरिका को बोलेगा जी आए आप सालसी का किरदार आप अदा कर दें। और वो आप इस चीज़ को बिल्कुल आप क्लियर है इस चीज़ में अपने माइंड में कि अमेरिका जो सालसी का किरदार अदा करेगा वो डेफिनेटली कोई हमारी फेवर में ज़्यादा नहीं जाएगा। जी, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। हमें सालसी उस सब कबूल करनी चाहिए जब अमेरिका के साथ साथ
चीन भी वहाँ मौजूद हो और कोई हमारा दोस्त या कॉमन दोस्त जैसे कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री का या तुर्की रूस, इस किस्म के कुछ एक ग्रुप हो लोगों का, मुल्कों का, जिसकी सालसी पे हमें रजामंद होना चाहिए। कभी भी अमेरिका के अकेले की सालसी पे हमें कभी रजामंद नहीं होना चाहिए और ना ही खुश होना चाहिए। अच्छा, चले ठीक है। मूडी को अपना इलाज करवाना चाहिए जी, एंड आई मस्ट से किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, और वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए मूडी, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर होगा। अदरवाइज उसका इलाज और कोई नहीं कर सकता। एक छोटी सी ब्रेक और वापस आता हूँ। जरा गुलाम मुस्तफा साहब, ए मूडी दी मत मारी गई है, कोई चला हो गया है, सठिया गया है, की हो गया है? देखिए, जो ताकतें इसको लेके आई थी पहली दफा, फिर दूसरी दफा इसको इतना वाज़ेह शख्सियत से जिताया उन्होंने, जिसको ब्राह्मण साम्राज्य का नाम देना चाहिए। उनके ख्याल में तो इस दुनिया में सिवाय उनके किसी और को रहने का हक नहीं है, अगर है तो उनके गुलामों और उनके नौकरों की तरह है। अच्छा। अब उसमें उनको सबसे बड़ा दुख पाकिस्तान है और फिर पाकिस्तान के साथ कश्मीर है। ठीक। मोदी साहब को ये टास्क दिया गया था कि कश्मीरियों को खत्म कर दो, हमें सिर्फ कश्मीर चाहिए। उनको कश्मीर के खित्ते से दिलचस्पी है, इंसान से वहां दिलचस्पी नहीं है। ठीक। अब उसकी जो कार्रवाई ये चल रही है, आप देख रहे हैं काफी अरसे से वो ये लगे हुए हैं। अब लेटेस्ट उन्होंने जो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किया है, ये इंतहाई गैर इंसानी फेल है। और मोदी साहब जो पहले ही गुजरात के बुशा के नाम से मशहूर हैं, उनको उन्होंने फौज को अगर इजाजत दे दी एयरफोर्स को ये करने की, तो मतलब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मेरा जो कश्मीर में बसने वाला भाई है, बच्चा है, बेटा है, उसको खत्म करने के लिए। और लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तानियों को जो रह रहे हैं, हमारे जो कश्मीरी भाई नजदीक भी है 20-30 किलोमीटर, उनको भी दौड़ा दिया जाए यहाँ से। उनका ख्याल ये है कि सब कुछ करने से जो कश्मीर में एक आजादी की नई लहर उठी हुई है, वो खत्म हो जाएगी और वो डिस्करेज हो जाएंगे। अच्छा। दूसरा उनका ख्याल ये है कि जो एक इनके आईन में एक आर्टिकल 37 है, जो 370 जो एक स्पेशल स्टेटस देता है, और इससे लिंक्ड है 35A, जो उनका ख्याल है कि जिसकी वो भी एक बड़ा स्पेशल है कि वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना मुश्किल है, वो ये खत्म करके लद्दाख को अलहदा करके, जम्मू को अलहदा करके, जो कश्मीरी वादी कश्मीर है जिसको दुनिया जन्नत नजीर के नाम से जा कहती है, उसमें डेमोग्राफी चेंज कर देनी है उन्होंने। मुसलमानों को या तो मार देना उन्होंने, या वहां से निकाल देना है, या कन्वर्ट कर देना है, या यही जो ज़ायनिज़्म की आप बात कर रहे हैं, तो या फिर ये है कि वहां पर इतने ज्यादा हिंदू हो जाएंगे कि मुसलमान माइनॉरिटी में होंगे और बात से बनेगी। अच्छा। तो अब इस प्लान पे अमल कर रहे हैं। उनको एक और मसला भी बना हुआ है कि जब से अफगानिस्तान में उनको ये पता चल गया है कि उनका वहां पे अब ठहरना नामुमकिन है, उनको ये भी पता है कि जो तालिबान हैं, जो अपने अफगानिस्तान में अपनी जद्दोजहद आज़ादी उन्होंने 18 साल लड़ी है, वो अगर वहां पे हावी हो गए तो और वहां पे अमेरिका निकल गया, तो फिर भारत को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक इतनी बड़ी ताकत अगर इस मुल्क को छोड़ के जा रही है, तो फिर कश्मीर पे जो भारत का गाज़िबाना कब्जा है, इंटरनेशनली भी दोबारा बार बार जो हम बात करते रहते हैं, इंटरनेशनली ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है, फिर इसमें और तेजी आएगी और मिलके भारत को ये छोड़ना पड़ेगा। मोदी साहब का यह मसला है। तो इसको हम कैसे, हम अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एग्जॉस्ट करें, और इसके अलावा हम क्या, हमारे पास क्या ऑप्शंस क्या है? देखिए, 2-3 ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी अच्छी ओपनिंग मिली है ट्रम्प साहब की वजह से। ट्रम्प साहब ने 2 दफा इसमें मीडिएशन की ऑफर की है, और भाई ये जो कश्मीर साहब ने फरवरी में जो एक तमाशा किया था, जिसकी वजह से कश्मीर को अभी पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज हो रहा है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। एक तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली इसको इंटरनेशनल लेवल पे बिल्ड करना है, बहुत जरूरी, और बहुत तेजी से काम करना है। ठीक। दूसरा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ काम हो रहा है, इसका जवाब हमारी फौज दे तो रही है, लेकिन शायद इसको आपको सख्त करना पड़े। और तीसरा, जो मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान ने अपने जो हाथ बांध के रखे में हाथ पांव कि हम किसी मुल्क में किसी किस्म की कोई मुदाखलत करना नहीं चाहते, किसी जगह हम कोई किस्म की जो हमारे खिलाफ जो शोर मचा वो नहीं कर रहे, उसके बावजूद जो हमको ये हो रहा है,
पाकिस्तान को अपने वो हाथ पांव खोलने पड़ेंगे जब तक भारत को, मोदी को और हिंदू साम्राज्य को उतना दुख नहीं पहुंचेगा जितना मेरे कश्मीरी भाइयों को हो रहा है। ये बात नहीं समझेंगे क्योंकि उनके ख्याल में ताकत का इस्तेमाल हर मसले का हल है। तो पाकिस्तान इस ताकत के मसले को हल करने के लिए बाकी जो एफर्ट कर रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको इधर से भी निकलना पड़ेगा, वरना कश्मीरियों के साथ ये जुल्म होता रहेगा जब तक पाकिस्तान पूरी मजबूती से इस पे खड़ा ना हो और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार ना हो जो मेरे कश्मीरी भाई कर रहे हैं। सो हमें डिफेंसिव से हट के एग्रेसिव एटीट्यूड की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, चाहे हमें अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ठीक है। सो लेकिन ये जो सिचुएशन है अपना जनरल साहब, लद्दाख को और जम्मू को वहाँ पे स्टेटस चेंज करना, 370 का एक इशू है, उसके अलावा 35A का एक इशू है, उनको चेंजेस करना, उनमें चेंजेस लाना, उसके बाद तो फिर आप अगर बीच में मीडिएशन होती भी है और अगर अमेरिका मीडिएशन के लिए आ भी जाता है तो फिर आप किस जगह पे खड़े होंगे, यानी कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा? देखिए, पाकिस्तान की तो आप छोड़िए ना, कश्मीरियों को बहुत कमजोर पड़ जाएंगे हमारे कश्मीरी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना जी, फिर वो सिचुएशन तो चेंज हो जाएगी। अब पाकिस्तान को इस वक्त अपनी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, ये जिससे मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास और जराए भी हैं, ये इनको तकलीफ भारत को पहुंचानी पड़ेगी। और ये इनका जो मंसूबा है कि 15 अगस्त या उसके बाद ये ऐलान कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर देगी, क्योंकि पहले ये रिजेक्ट हो चुका हुआ है और कश्मीरियों ने इसको रिजेक्ट की, कश्मीरियों ने खुद किया है इसको, क्योंकि जब तक कश्मीर की या जम्मू की हाई कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ है और हिंदू जज ने किया हुआ ये फैसला, क्योंकि वो समझते हैं इसके असरात क्या होंगे। लेकिन इसको दुनिया को रिकग्नाइज कराना और ये दुनिया को बताना कि अगर ये हालात हुए तो कश्मीरी मजबूर हो जाएंगे और कश्मीरी जो पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं, फिर पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को बंद गली में धकेला, फिर पाकिस्तान को उस तरफ जाना पड़ेगा जो पाकिस्तान की तरफ जाना नहीं चाहता। देखिए, जब आपका रिजॉल्व दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान विल गो टू द लास्ट लिमिट टू ये प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट, जिस दिन दुनिया को ये बावर हो गया, समझ आ गई बात, उस दिन के बाद से देखिए भारत पे प्रेशर बढ़ जाएगा और भारत को पीछे हटने पर दुनिया खुद मजबूर करेगी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी, कल 8 बजे फिर हाजिर हूंगा। टिल देन राना मुबश्शिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।